बोलते हैं। उसका हमने मेनली डिफाइन किया था एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? वो प्रॉपर्टीज होती है जो किसके साथ, टाइम के साथ चेंज होती है। किसका मास साइज चेंज हो जाता है? सिस्टम का। ढंग से बोलो ना यार। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो साइज ऑफ सिस्टम और अमाउंट ऑफ मैटर पे क्या करती है? डिपेंड करती है। उनको हम कौन सी प्रॉपर्टीज बोलते हैं? एक्सटेंसिव। और जो डिपेंड नहीं करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको सिखाई थी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। मैं आपसे बात की थी कि अगर ए और बी कोई एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं तो बताओ ए अपॉन बी कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। या फिर आप ए को बी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो डी ए अपॉन डी बी भी कैसी प्रॉपर्टी होगी? इंटेंसिव। यहाँ पर हम एक चीज डिस्कस करना भूल गए थे, वहां पर ये आप लोगों के मन में डाउट भी रहा होगा कि अगर ए अपॉन बी इंटेंसिव है तो बताओ ए इंटू बी क्या होगा? ठीक, ए इंटू बी कुछ भी हो सकता है, नहीं हम नहीं बता सकते हैं। ए इंटू बी एक्सटेंसिव भी हो सकता है, इंटेंसिव भी हो सकता है। ए प्लस बी, ए माइनस बी। हाँ, ए और बी अगर एक्सटेंसिव है तो ए प्लस बी भी क्या होगा? एक्सटेंसिव। और ए माइनस बी भी क्या होगा? आपका एक्सटेंसिव होगा। ठीक है, तो मेन चीज यही होती है। यहां हम नहीं बता सकते, लेकिन यहां हम हमेशा बता सकते हैं कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। फर्दर मैंने आपको एक और चीज सिखाई थी कि अगर आप किसी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को पर यूनिट मोल, पर यूनिट मास या फिर पर यूनिट वॉल्यूम डिनोट करोगे तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। एग्जाम्पल, नहीं इंटेंसिव हो गई। इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव है, उसी को अगर आपने पर मोल के लिख दिया दैट इज मोलर इंटरनल एनर्जी, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी? आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। चलो जी, ये बेसिक चीजें डिस्कस करने के बाद देखो इनको आप ढंग से याद रखो, मतलब ये आपके काम में आएंगे। सब ये बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आज हम आगे मूव कर रहे हैं और बात करने जा रहे हैं स्टेट ऑफ सिस्टम की। ठीक, तो देखो स्टेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होती है जिन्हें हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, हम ह्यूमंस हैं, हमारी स्टेट को तो वैसे बहुत सारे पैरामीटर्स डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अभी बात करूँ, जैसे मेरी स्टेट की मैं बात करूँ तो अभी मैं इस टाइम पर, एक फिक्स टाइम है टी, उस पर यहाँ खड़ा हूँ। ठीक, तो मेरी स्टेट को कौन डिफाइन कर रहा है? टाइम और पोजिशन। अब टाइम तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो हर सिस्टम के लिए हमेशा चेंज होगा ही होगा, हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन पोजीशन, अभी मैं यहाँ खड़ा हूं तो मैं एक स्टेट पर हूं, मैं यहाँ आ गया तो मैं कहां पर आ चुका हूं? अपनी दूसरी स्टेट पर। क्यों? क्योंकि मेरी पोजीशन क्या हो चुकी है? बदल चुकी है। तो बेसिकली हमारे लिए, हमारे रेस्पेक्ट में टाइम और पोजीशन दो स्टेट वेरिएबल हैं। जब एक फिक्स टाइम पर एक पोजीशन की फिक्स वैल्यू हो गई, जैसे अभी मैं एक फिक्स पोजीशन पर हूं तो मैं एक गिवन स्टेट पर हूं। अगर मैं अपनी पोजीशन बदल लेता हूं तो मैं क्या हूं? अपनी दूसरी स्टेट पर हूं। तो हमारे लिए पोजीशन एक स्टेट वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। जैसे जैसे पोजीशन वेरी करेगी वैसे से हमारी स्टेट भी क्या करेगी? वेरी करेगी। सेम उसी तरह एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक, तो स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल देखो, सपोज मेरे पास एक गैस है, एक आइडियल गैस है, नॉर्मल एक गैस मान लो आप। तो इस गैस के लिए अगर मुझे स्टेट वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं तो देखो, इस गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए मुझे मेन 4 वेरिएबल्स की जरूरत होती है। उनके अलावा और भी वेरिएबल्स होते हैं, पर अगर मुझे ये 4 मिल गए तो मैं सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकता हूं। तो एक गैस के लिए मेन वेरिएबल होता है एक प्रेशर, एक आपका आएगा वॉल्यूम, एक आएगा टेम्परेचर, और एक क्या आएगा? अमाउंट ऑफ गैस। अमाउंट ऑफ गैस से मतलब आप गैस का मास बता सकते हो या फिर मोल्स बता सकते हो, जो आपकी इच्छा हो उससे काम ले सकते हो। तो अगर आपको एक गैस का प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है और मोल्स पता है, तो आप उस गैस की एक स्टेट को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं आपसे कि ये गैस है, इस गैस का मान लो यहाँ पे ले लेता मैं एग्जांपल एक, कि ये गैस सैंपल है, उसका प्रेशर है 1 atm, इसका टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम है 10 लीटर और इसके मोल्स है मान लो 5। आर्बिट्री वैल्यूज दे रहा हूं, रिलेट करने की कोशिश मत करो। तो अभी सिस्टम देखो, यहाँ पर क्या है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल्स सबकी एक फिक्स वैल्यू है। तो यहाँ पर सारे स्टेट वेरिएबल्स ने एक फिक्स्ड वैल्यू को अटेन कर लिया है, मतलब सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में आ चुका है। इसको हम क्या बोलेंगे? इसकी स्टेट 1।
ठीक। तो हमारे पास ये 4 स्टेट वेरिएबल्स थे। अगर किसी सिस्टम के सारे स्टेट वेरिएबल्स एक फिक्स्ड वैल्यू को अटेन कर ले तो वहां पर हम सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में है। अब इनमें से किसी भी एक की वैल्यू बदल जाए, जरूरी नहीं सबकी वैल्यू बदले, सिर्फ प्रेशर बदल जाए बाकी सब सेम रहे, प्रेशर टेम्परेचर बदल जाए बाकी सब सेम रहे, प्रेशर वॉल्यूम बदल जाए बाकी सब सेम रहे, तो कोई भी एक भी बदल गया या एक से ज्यादा भी बदल जाए तब क्या होगा, हम बोल देंगे सिस्टम की स्टेट क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। फॉर एग्जांपल मान लो नेक्स्ट केस में प्रेशर हो चुका है 2 atm, टेम्परेचर उतना ही रहा 27 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम हो गया 5 लीटर और मोल्स उतने ही रहे 5। बताओ सिस्टम उसी स्टेट में है या उसकी स्टेट बदल चुकी है? स्टेट बदल चुकी। क्यों बदली है स्टेट? क्योंकि स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू बदल चुकी है। तो जब अभी देखो वैल्यू बदल चुकी है लेकिन है तो एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं, नई फिक्स्ड वैल्यू है तो क्या डिफाइन हो गई, सिस्टम की नई स्टेट डिफाइन हो चुकी है। तो स्टेट वेरिएबल्स बेसिकली सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के काम में आते हैं। जब सारे स्टेट वेरिएबल्स एक फिक्स्ड वैल्यू को अटेन कर लेते हैं तो सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में होता है। और जब वो स्टेट वेरिएबल में से किसी की भी वैल्यू बदल जाएगी तो सिस्टम की स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बोलो बात समझ में आती है? कोई डाउट है यहाँ तक? तो बेसिक सी चीज है कि स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो आओ इनकी डेफिनेशंस वगैरह लिख लेते हैं। पहली चीज, दीज आर द वेरिएबल्स व्हिच आर यूज्ड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो जो एक सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करने के काम में आते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। सेकंड, फॉर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ गैस, जैसे आपको बताया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ गैस एटसेट्रा आर यूज्ड टू डिफाइन इट्स स्टेट। मेन 4 तो ये हैं, उसके अलावा एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब आप आगे चलकर पढ़ोगे इसलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। तो अगर आपके पास सिस्टम में एक गैस है तो आपको उसका प्रेशर पता है, उसका वॉल्यूम पता है, उसका टेम्परेचर पता है और उसमें कितनी गैस है, मोल्स या मास पता है, तो उससे आप उस सिस्टम की स्टेट को डिफाइन कर सकते हो। मतलब इस सिस्टम के लिए स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और मोल्स है। समझ में आई बात आपको? नेक्स्ट जो चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब सारे स्टेट वेरिएबल्स एक फिक्स्ड वैल्यू को अटेन कर लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आ चुका है। तो देखो यहां पर सारे स्टेट वेरिएबल को एक फिक्स वैल्यू मिल गई, ये एक पर्टिकुलर स्टेट है, यहां भी सारे स्टेट वेरिएबल्स की एक फिक्स वैल्यू है, ये भी एक पर्टिकुलर स्टेट है। और जब इनमें से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू बदलती है, when the value of any of the state variable changes, the system is said to have undergone the change in state। जब एक की भी वैल्यू बदल गई तो सिस्टम की स्टेट क्या हो जाती है, बदल जाती है। आई बात समझ में? तो यह है स्टेट ऑफ सिस्टम और उसको डिफाइन कौन करता है, स्टेट वेरिएबल्स। कॉपी करो फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो चलो स्टेट वेरिएबल्स को डिफाइन करने के बाद हम बात करते हैं स्टेट फंक्शंस की। देखो एक्चुअली लग रहा है ऐसा आपको मैंने अलग पढ़ा रहा हूँ, स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन तो दोनों अलग अलग चीजें होंगी, बट ऐसा नहीं है। स्टेट वेरिएबल्स और स्टेट फंक्शन दोनों सेम है, आपको दोनों को ही सेम लेकर चलना है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बस हम डेफिनेशन के लिए बोल देते हैं कि स्टेट वेरिएबल सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करते हैं और स्टेट फंक्शन क्या होते हैं वो तो आप अभी सीख ही लोगे, ठीक। लेकिन आप ये ध्यान रखना, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन दोनों क्या होते हैं, एग्जैक्टली सेम होते हैं, आप उनमें कोई डिफरेंस नहीं करोगे। तो देखो स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स बोल लो क्या होते हैं, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, फिजिक्स से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। 11th क्लास में फिजिक्स में आप सबसे पहले काइनेमेटिक्स पढ़ते हो। काइनेमेटिक्स में आप लोग 2 टर्म पढ़ते हो, वो 2 टर्म कौन कौन से होते हैं, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही बता दोगे, दूसरा कौन होता है, डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ना, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है, मुझे अच्छी तरह पता है कि आपको पहले से ही पता है, ठीक। तो अपन तो सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। देखो मेरे पास ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है बी। ऐसा करते थोड़ा सीधा बनाते हैं, पहले दुनिया बहुत टेढ़ी है ना, तो ये ए है और ये बी है, सही बात है ना, दुनिया बहुत टेढ़ी है यार, सीधा तो चलता ही नहीं है। और कोटा का तो पानी खराब है, यहाँ तो सब उल्टा ही बोलते हैं, चंबल का पानी जिसको लग गया वो कभी सीधा नहीं बोल सकता। चलो तो देखो मैं ए से बी आ रहा हूं, एक तो इस रास्ते से, ये भी सीधी नहीं बनेगी, मुझे भी लग गया। एक ये रास्ता, इसको हम बोलते हैं पाथ 1,
एक ए से बी में आता हूं इस रास्ते से, पाथ 2, और एक ए से बी में आता हूं ऐसे, जलेबी की तरह सीधा, और इसको हम बात बोल देते हैं पाथ नंबर 3। तो मेरे पास 3 पाथ हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब बहुत तरह जानते हो, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो बताओ कौन से पाथ की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी? थर्ड, फिर सेकंड, और फिर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस इज द पाथ, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में जो पाथ कवर कर रहे हो उसकी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो बताओ तीनों ही पाथ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। किस रास्ते से गए कोई मतलब नहीं है, आप तो मुझे इनिशियल पॉइंट बता दो, फाइनल पॉइंट बता दो, मैं आपको क्या बता दूंगा? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ इनिशियल पॉइंट बता दो और फाइनल पॉइंट बता दो तो क्या मैं डिस्टेंस बता सकता हूं? नहीं बता सकते ना। हम वहां पर क्या बता सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट। क्यों? हम सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट से डिस्टेंस क्यों नहीं बता सकते हैं? इसका मतलब डिस्टेंस किस पर डिपेंड करती है? उस पाथ पर जिसको आप कवर कर रहे हैं, ठीक। जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? इनिशियल पोजीशन पे और फाइनल पोजीशन पे। तो ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये यहां पर काम कर रहा है एज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन सेम इसी तरह काम करते हैं। स्टेट फंक्शन वो होते हैं जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सिस्टम को कौन से पाथ से लेकर आए हो। तो दोज थर्मोडायनेमिक फंक्शंस व्हिच डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम आर कॉल्ड स्टेट फंक्शन। हिंदी में बोलूं तो जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, पाथ से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें हम कौन से फंक्शन बोलते हैं? स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। बोला बात समझ में आती है? तो सबसे पहली इनकी डेफिनेशन कि स्टेट फंक्शंस क्या है। सो दीज आर द थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द स्टेट ऑफ सिस्टम एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, पहली चीज तो ये हुई। दूसरी चीज, स्टेट फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको ध्यान रखनी है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी कि स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल दोनों ही क्या होते हैं? सेम होते हैं। चाहे आप स्टेट फंक्शन बोल लो, स्टेट वेरिएबल बोल लो, हम दोनों क्या लेकर चलेंगे? सेम। नेक्स्ट, जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाते हो तो मैंने आपको क्या बोला? स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा? इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर। तो इन जनरल हम इसकी वैल्यू में चेंज कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। तो चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको किसी स्टेट फंक्शन की वैल्यू में चेंज निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, उसकी फाइनल स्टेट की वैल्यू माइनस आप क्या करोगे? इनिशियल स्टेट की वैल्यू। तो अगर आपको कभी भी किसी स्टेट फंक्शन में चेंज कैलकुलेट करना है, जैसे ए एक स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा ए क्या हो जाएगा? चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। तो उसको हम क्या लिखेंगे? ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैक्सिमम स्टेट फंक्शंस के लिए हम हमेशा चेंज ही कैलकुलेट किया करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग मेनली 4 स्टेट फंक्शन से डील करेंगे, और भी हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये भी आपके स्टेट फंक्शंस ही हैं। लेकिन हम जिनसे यहां डील करेंगे वो है आपका इंटरनल एनर्जी। तो आप इसकी जस्ट बात अपने नोट्स में लिखना शुरू कर दें, यहीं पर इंटरनल एनर्जी, इसको हम यू से डिनोट करते हैं। आप हमेशा देख लेना इस चैप्टर में, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा भी, आप कभी भी इंटरनल एनर्जी को यू लिखकर बात नहीं करोगे। हम सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या कैलकुलेट कर पाएंगे? चेंज। मैं आपको बताऊंगा आगे कि हम इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू पता नहीं कर सकते, मतलब यू नहीं पता कर सकते। हम क्या पता कर सकते हैं? डेल्टा यू। तो बताओ डेल्टा यू की वैल्यू क्या होगी? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक, इस तरह एंथैल्पी, एंथैल्पी होती है H। आप कोई सी भी बुक उठा के देख लो, आपने तो जितनी पढ़ाई की है आप H से जरूर मिले होंगे, लेकिन आपने कभी भी H नहीं पढ़ा होगा। हमेशा क्या पढ़ा होगा आपने? डेल्टा H पढ़ा होगा। तो डेल्टा H क्या होगा? चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा H और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है बताओ?
H फाइनल माइनस H इनिशियल। इसी तरह हम एंट्रोपी में चेंज दिखाते हैं डेल्टा एस, और गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज दिखाते हैं डेल्टा जी को। ये सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लिखकर छोड़ दो। इन सारे टर्म से हम एक एक करके मिलेंगे और इनकी सारी प्रॉपर्टीज को साथ में डिस्कस भी करेंगे। ठीक, चलो, तो एक चीज तो हुई ये कि हम स्टेट फंक्शन की वैल्यू के अंदर चेंज कैलकुलेट करते हैं, कैसे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू से। ठीक, नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंशियल ऑफ अ स्टेट फंक्शन, ठीक, integrated over a cyclic path returns 0. That is, overall change in state function in a cyclic process is equal to 0. इस लाइन का मतलब समझो आप, ये क्या कहना चाह रहा है? ये स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? ध्यान से देखना कि सपोज x आपके पास एक स्टेट फंक्शन है, तो dx क्या होगा? dx will be the small change इन द स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब आप क्या हो, एक साइक्लिक पाथ पर हो। साइक्लिक पाथ का मतलब क्या होता है? आप ए से शुरू हुए और घूम फिर कर वापस कहां पर आ गए? ए पर ही आ गए। जरूरी नहीं सर्कल हो, ये कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है ऐसा, या फिर ये एक रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपको टेंशन नहीं लेनी है, पर है साइक्लिक। साइक्लिक का मतलब क्या है? सिस्टम घूम फिर कर वापस कहां आ चुका है? अपनी इनिशियल स्टेट पर आ चुका है। तो बताओ, स्टेट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल स्टेट पर करता है। तो अगर सिस्टम इनिशियल स्टेट पर वापस आ रहा है, इसका मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्या हो चुकी है? सेम हो चुकी है। बताओ, स्टेट फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? सिर्फ स्टेट के ऊपर। सिंस इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो चुकी है, तो इसकी इनिशियल स्टेट पर और फाइनल स्टेट पर वैल्यू भी क्या होगी? सेम। अगर दोनों वैल्यूज सेम है तो बताओ चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन कितना मिलेगा आपको? 0। कहने का मतलब जब आप एक साइक्लिक पाथ को फॉलो कर रहे हो तो स्टेट फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू में चेंज आपको हमेशा कितना मिलेगा? 0। यही इस लाइन का मतलब है, जिसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया गया है। जैसे मैंने आपसे बोला, dx क्या है? स्मॉल चेंज इन द स्टेट फंक्शन। अगर मुझे निकालना है यहां पर ओवरऑल चेंज, overall change during the cyclic path, ठीक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए हम हमेशा क्या करेंगे? इंटीग्रेट करें। एक्चुअली क्या होता है, यहां से यहां गए इतना चेंज dx का, फिर यहां से आ गए, फिर यहां से यहां, यहां से यहां से, तो सारे चेंजेस को हम ऐड करते हैं। तो आपने फिजिक्स में सीख लिया होगा, वरना आप मैथ्स में इंटीग्रेशन पढ़ते हो, वहां सीखते हो। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सम, ऐड करना। तो छोटी छोटी वैल्यूज को ऐड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। तो हम, ये था स्मॉल चेंज। अगर आपको ओवरऑल चेंज निकालना है तो आप इस dx को इंटीग्रेट करोगे किस पर? साइक्लिक पाथ पर। तो साइक्लिक पाथ के लिए हम ये साइन लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लोज्ड साइकिल इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड साइकिल इंटीग्रेशन। समझो, भूल जाओ, याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जब एक साइक्लिक प्रोसेस पर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो बताओ, जब आप इसको ओवरऑल इंटीग्रेट करोगे तो बताओ इसके वैल्यू में नेट चेंज कितना मिलने वाला है आपको? 0। तो ये हो गया 0। तो ये एक स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि एक स्टेट फंक्शन के लिए जो क्लोज साइक्लिक इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन होता है, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है? 0। तो ये आपके स्कोप के बियॉन्ड है, सिलेबस के बियॉन्ड है, लेकिन ये प्रॉपर्टी है। किसी स्टेट फंक्शन को मैथमेटिकली पहचानने का यही तरीका होता है। उसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसको एक क्लोज साइकिल के ऊपर इंटीग्रेट करेंगे। अगर वो वैल्यू 0 आ गई तो वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगा? स्टेट फंक्शन। लेकिन इसी को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो सिर्फ इतना सा है कि जब भी सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो रही है, मतलब सिस्टम घूम फिरकर अपनी इनिशियल स्टेट पर आ रहा है, तो एक स्टेट फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू में चेंज हमेशा कितना मिलेगा आपको? 0। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखना। इस पॉइंट को हम आगे भी यूज करेंगे जब हम एंथैल्पी, एंट्रोपी, इन सबसे बात किया करेंगे। चलो, तो जो मैंने आपसे डिस्कस किया ये वही है, क्लोज साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x क्या है? आपका स्टेट फंक्शन है। फिर आपका एग्जांपल मेन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स एनर्जी एटसेट्रा, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन सबको भी आप स्टेट फंक्शन के अंदर ही काउंट करोगे।
ठीक है, चलो जी। इसके बाद अभी हमने स्टेट फंक्शंस को डिस्कस कर लिया है, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। स्टेट फंक्शन के बाद हाँ, प्रेशर चेंज इन प्रेशर जीरो होगा, डेल्टा पी जीरो होगा, पी जीरो नहीं होगा। हाँ, सारे स्टेट फंक्शन जीरो नहीं होंगे, सारे स्टेट फंक्शन के अंदर चेंज जीरो होंगे। वो लैंग्वेज का बहुत, इस चैप्टर में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं आपको सिखाऊंगा आगे। जैसे मैं आपसे बात करूं, एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। चेंज इन एंथैल्पी क्या है, ये स्टेट फंक्शन है या नहीं है? तो ये स्टेट फंक्शन नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ लेते सही, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेट फंक्शन, डेल्टा एच, डेल्टा यू, एच, डेल्टा जी। तो एच स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच स्टेट फंक्शन नहीं है। तो इस चैप्टर में लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान रखें वरना मिस्टेक हो जाएगी इसके अंदर, ठीक। चलो, और कोई डाउट है, आगे बढ़े। चलो, तो हमने भी डिफाइन कर लिया स्टेट फंक्शन जो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करता है। तो अगर स्टेट फंक्शन है तो फिर दूसरे तरह के फंक्शन भी बनेंगे। भाई हमने दो चीजें सीखी, एक चीज तो स्टेट पर डिपेंड कर रही है, बताओ दूसरी किस पर डिपेंड कर रही है? पाथ पर। तो ऐसे फंक्शंस जो सिस्टम के पाथ पर डिपेंड करते हैं, जिस पाथ को सिस्टम फॉलो कर रहा है उस पाथ पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कौन से फंक्शंस बोलते हैं? पाथ फंक्शंस। तो आपने भी डिस्कस किया था डिस्टेंस को और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट तो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन डिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रही थी? पाथ पर। तो तीनों पाथ का डिस्टेंस अलग अलग था, है ना। तो बताओ डिस्टेंस वहां पर किस तरह के फंक्शन की तरह काम कर रहा होगा? पाथ फंक्शन की तरह काम कर रहा होगा। तो हमारे पास सेकंड फंक्शंस हैं, दोज आर पाथ फंक्शंस, एंड दीज आर द थर्मोडायनेमिक फंक्शंस हुज वैल्यू डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड टू चेंज द स्टेट ऑफ सिस्टम। इसको समझते हैं, देखो थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है ये, कि सिस्टम था स्टेट 1 पर और सिस्टम आ गया स्टेट 2 पर। अब क्या होगा? आप एक तो आए इस पाथ से, पाथ 1, एक आप आए इस पाथ से, पाथ 2। अब देखो, जब हम रियल वर्ल्ड में मूव करते हैं तब तो हमें पाथ समझ में आता है कि मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया तो स्ट्रेट लाइन से आया, घूम घूम कर आया, है ना। ये थर्मोडायनेमिक्स में पाथ का मतलब क्या है मतलब मान लो मैं जब इधर से इधर आया तो मैंने यहाँ प्रेशर कांस्टेंट रखा। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम उसको बोलते हैं आइसोबारिक, बोलते हैं ना। तो ये कौन सा पाथ हो गया? आइसोबारिक पाथ हो गया। मान लो इधर से जब मैं आया तो मैंने प्रेशर की जगह टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और बाकी सबको बदलने दिया। तो सिंस यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ये कौन सा पाथ हो गया? आइसोथर्मल पाथ हो गया। तो बेसिक सा फंडा ये है कि आप जिस चीज को कांस्टेंट रखकर चल रहे हो उसके हिसाब से आपका पाथ डिफाइन होता है, मतलब कंडीशंस के हिसाब से। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट था तो ये आइसोबारिक पाथ है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था तो ये आइसोथर्मल पाथ है। अब जब आप इस पाथ को फॉलो करोगे और इस पाथ को फॉलो करोगे तो ध्यान देना, चाहे आप इस पाथ से जाओ चाहे इस पाथ से जाओ, स्टेट फंक्शन की वैल्यू में चेंज तो आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। लेकिन पाथ फंक्शन की वैल्यूज क्या मिलेंगी आपको? डिफरेंट, क्योंकि इस पाथ से जो वैल्यू आएगी वो अलग होगी, इस पाथ से जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? अलग होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पाथ फंक्शंस वो होते हैं जो उस पाथ पर डिपेंड करते हैं जिसको सिस्टम ने फॉलो किया है टू चेंज इट्स स्टेट। तो आइसोबारिक पाथ पे वैल्यू अलग आएगी, आइसोथर्मल पाथ पर वैल्यू क्या आएगी? अलग आएगी। मतलब समझ में आता है? फिर ठीक है, चलो पाथ फंक्शन ये होते हैं, लेकिन पाथ फंक्शन होते कौन है? जैसे आपने बोला कि एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है, एंट्रोपी, ये सब स्टेट फंक्शंस हैं। तो पाथ फंक्शंस कौन है? तो आप ध्यान रखना, इस चैप्टर में हीट और वर्क, कौन से? हीट और वर्क हमारे पास दो इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शंस हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा यहाँ पर डील किया करेंगे। ठीक, तो अभी आपको एग्जाम्पल में मिल जाएगा। कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं पहले हम पाथ फंक्शन के बारे में। ठीक, ध्यान देना, जैसे हीट Q और वर्क W, ये दोनों हमारे पाथ फंक्शंस हैं। अब पाथ फंक्शंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? देखो, जैसे आप यहां पर हो, आप यहां से यहां तक आए और एक आप यहां से यहां तक आए, ठीक है ना। तो ये पॉइंट को A बोल देता हूं, एक आप A से B आए और एक आप A से C आए। बताओ दोनों पॉइंट पे AB और AC रास्ते तक हीट सेम होगी या नहीं? A से B आया और A से C आया, दोनों की हीट सेम होगी या नहीं? नहीं। वर्क सेम होगा या नहीं?
बिल्कुल ऐसे, मैं यहां से यहां गया और मैं यहां से बहुत दूर गया, बताओ दोनों में वर्क सेम होगा या नहीं? नहीं होगा ना। तो बेसिकली क्या है, अगर मैं इस पाथ पे बात करूं तो देखो इस पाथ पर हीट की वैल्यू यहां अलग होगी, अगर मैं बी से सी गया तो यहां हीट अलग होगी, मैं सी से डी गया तो यहां पर हीट क्या होगी, अलग होगी। मतलब पूरे रास्ते हीट की वैल्यू सेम नहीं रहेगी, वो क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। समझ में आ रही बात आपको? वर्क यहां से यहां पे वर्क कम अलग होगा, यहां से यहां का वर्क अलग होगा, यहां से यहां का वर्क, मतलब ए से लेकर सी तक पहुंचने में पूरे रास्ते वर्क की वैल्यू क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। तो जो पाथ फंक्शंस होते हैं उनकी वैल्यू इनडेफिनिट होती है। क्या होती है? इनडेफिनिट होती है। एक दो स्टेट के बीच में अगर आपने इनिशियल फाइनल स्टेट डिफाइन कर दी है तो इन दोनों के बीच के लिए पूरी वैल्यू फिक्स होगी कि भाई 500 जूल वर्क हुआ, लेकिन वो 500 जूल बीच में क्या आता रहेगा, बदलता रहेगा। बीच के सारे रास्तों का सम कितना होगा, 500 जूल होगा। तो आप ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ पाथ फंक्शन बिटवीन टू स्टेट्स डिपेंडिंग अपॉन पाथ और प्रोसेस। जैसा मैंने आपसे बोला कि भाई यहां पर हीट थी 0, ठीक, और यहां पहुंचकर टोटल हीट रिलीज हुई 500, तो 0 से 500 में हो सकता है हीट ऐसे बढ़ रही हो, 0 फिर 0.001 फिर 0.002 फिर 0.003, तो आप सोचो 500 तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि देयर कैन बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ पाथ फंक्शन बिटवीन टू स्टेट्स डिपेंडिंग ऑन पाथ और प्रोसेस। ठीक, नेक्स्ट चीज, पाथ फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड इनडेफिनिट क्वांटिटीज। जैसे मैंने आपको बताया पाथ फंक्शन को आप डेफिनिट नहीं बोल सकते क्योंकि हर स्टेप के बाद हर एक पॉइंट पर पाथ फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। इसलिए हम बोलते हैं कि पाथ फंक्शंस आर आल्सो कॉल्ड इनडेफिनिट क्वांटिटीज सिंस between two fixed state the value of path function is not fixed, it continuously changes। ठीक, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, और ये हमारे दो इंपॉर्टेंट पाथ डिपेंडेंट फंक्शंस हैं जिनको हम इस चैप्टर में, जिनसे हमें इस चैप्टर के अंदर डील करना होगा। ठीक, चलो इसे कॉपी करो, फिर हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं अबाउट स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस। चलो देखो, ये तो तीन की थ्योरेटिकल बातें कि स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है उसकी बात करते हैं। देखो ये सब आपको याद रहे बढ़िया, नहीं रहे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गए, लेकिन जिनका सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो आप ध्यान से देखना जो चीज मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो मैं बात कर रहा हूँ कि इफ सपोज ए इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक, तो आपके पास ए कोई स्टेट फंक्शन है, ठीक है, तो बताओ डी ए क्या होगा। भाई हम स्टेट फंक्शन में क्या कैलकुलेट करते हैं, चेंज, तो डी ए क्या होगा, स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ ए, दैट इज योर स्टेट फंक्शन। वही सपोज बी मेरे पास एक पाथ फंक्शन है ना, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये टर्म समझ में आ गया ना आपको क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए आगे चलकर। अब बताओ अगर मैं लिखूं यहां पर डीबी, तो डीबी क्या होगा, स्मॉल चेंज इन पाथ फंक्शन। नहीं, ये नहीं होता है, ये आपको समझना है। देखो मैंने आपसे क्या बोला कि जब आप यहां से यहां जा रहे हो पॉइंट 1 से पॉइंट 2, तो आप स्टेट फंक्शन की वैल्यू में सिर्फ और सिर्फ क्या कैलकुलेट कर सकते हो, क्या करते हो, चेंज। तो आपने स्मॉल चेंज देखा, बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेट ले ली और उसका स्मॉल चेंज है डी है, ठीक, और आपको ओवरऑल चेंज कैलकुलेट करना है। ठीक, जब आप पाथ फंक्शन पर हो तो पाथ फंक्शन किस पर डिपेंड करता है, तो सिस्टम के पाथ पर। तो जब आप डीबी लिख रहे हो तो डीबी क्या है, चेंज नहीं है, डीबी क्या है, किसी इंटरमीडिएट जगह पर छोटे से चेंज के लिए बी की स्मॉल वैल्यू है। जैसे आपको समझाऊं, फोर्स, एफ लिखता है फोर्स, तो आपने फिजिक्स में डीएफ भी यूज किया होगा कई बार। बताओ डीएफ को आप क्या लिखते हो, चेंज इन फोर्स लिखते हो क्या, नहीं लिखते। इसको हम बोलते हैं स्मॉल, जब किसी चीज पर स्मॉल फोर्स डीएफ काम कर रहा है, ठीक, या डीएफ नहीं लिखते हो, एफ और डीएक्स लिखते हो आप। जैसे मैं आपसे बात करूं, ब्लॉक है, ठीक,
तो खैर वहां पर भी आप डिस्प्लेसमेंट यूज करते हो, अगर आप डिस्टेंस यूज करोगे तो अलग बात आएगी। कहां से मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, पहले आपने ये यूज नहीं किया ना, इसलिए वर्क में होता है, प्रेशर में नहीं होता। प्रेशर में चेंज इन प्रेशर, प्रेशर तो वैसे स्टेट फंक्शन है। लेकिन आपसे बात करूं ना वर्क, डब्ल्यू आप बोलते हो, ठीक है, तो डब्ल्यू है वर्क। तो बता आपको याद है फिजिक्स में यूज किया होगा, डी डब्ल्यू आप किसको बोलते हो? क्या बोलता है? नहीं, डी डब्ल्यू का थियोरेटिकल सिग्निफिकेंस क्या? हाँ, डी डब्ल्यू को हम क्या बोलते हैं? स्मॉल वर्क डन। आपने कभी भी ये नहीं बोला होगा कि डी डब्ल्यू इज स्मॉल चेंज इन वर्क डन, कभी यूज नहीं करता आप ये टर्म। आपने थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में पढ़ लिया होगा पहले ही, लेकिन नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको ये ध्यान रखना है, जब भी हम कभी डी डब्ल्यू वर्ड यूज करते हैं, आपने फिजिक्स में वर्क पावर एनर्जी पढ़ा होगा, वहां पर इस टर्म को यूज किया होगा। इसको बोला जाता है स्मॉल वर्क डन। इसको आप कभी भी ऐसा नहीं लिखते हो स्मॉल चेंज इन वर्क डन, कहीं लिखा हुआ आपको ये नहीं मिलेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। जब हम स्टेट फंक्शन ले रहे हैं तो डीए उसकी वैल्यू में स्मॉल चेंज को दिखा रहा होगा, लेकिन अगर डीबी एक पाथ फंक्शन है तो ये बी अगर एक पाथ फंक्शन है तो डीबी किसको दिखा रहा होगा? डीबी दिखा रहा होगा स्मॉल वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन। ये ना मैं आपका बेस क्रिएट कर रहा हूं, इनको हम यूज करेंगे कैलकुलेशन, फिर आपके मुझसे पूछोगे नहीं कि ये कैसे आया, इसलिए। ठीक है, चलो, तो ये चीज आप ध्यान रखना, अगर एक स्टेट फंक्शन है तो डीए उसकी वैल्यू में एक छोटा चेंज बता रहा होगा, अगर बी एक पाथ फंक्शन है तो डीबी उसकी स्मॉल वैल्यू को बता रहा होगा। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है ओवरऑल चेंज, ऐसा कर लो, हम क्या करते हैं, दोनों को इंटीग्रेट करते हैं, डीए को भी स्टेट 1 से स्टेट 2 में, और यहां पर हम डीवी को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2। समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत काम की चीज, जब आप डी ए को इंटीग्रेट करोगे, बताओ डी ए क्या है? स्मॉल चेंज। तो जब आप डी ए को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डेल्टा ए, दैट इज ओवरऑल चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन। वहीं जब आप dB को इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगी? ओवरऑल वैल्यू ऑफ पाथ फंक्शन। बस इतनी सी चीज आपको समझनी है कि जब हम स्टेट फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, स्टेट फंक्शन की चेंज वैल्यू को हम डीए को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको स्टेट फंक्शन की वैल्यू में ओवरऑल चेंज डेल्टा ए मिलेगा। फॉर एग्जांपल, क्या आप मुझे कुछ स्टेट फंक्शन के एग्जांपल दोगे? अपने लिखे थे, देख कर दे दो। अभी लिखे थे हमने, प्रेशर वॉल्यूम को छोड़ दो, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी पढ़ा है ना। आप देखना, आप आगे इस चीज को यूज करोगे, ध्यान रखना, यही देख ही लेते हैं, डिस्कस कर लिया। अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ डी एच फ्रॉम H1 टू H2, बताओ ये वैल्यू आपको क्या देगी? डेल्टा एच, और डेल्टा एच की वैल्यू किसके इक्वल होगी? H2 माइनस H1। समझ रहे हो बात को? अगर मैं आपसे बोलूं इंटीग्रेशन ऑफ डी यू, इंटरनल एनर्जी, तो बताओ डी यू के इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलेगा? हमेशा डेल्टा यू। क्यों? क्योंकि यू कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। वहीं अगर मैं यहां पर लिखूं dw फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, तो बताओ dw के इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलेगा? सिर्फ w, आपको डेल्टा w नहीं मिलेगा। डेल्टा w का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। जब आप एक पाथ फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आपको वर्क की ओवरऑल वैल्यू मिलेगी। अगर आप लिखो dq, तो q क्या है? पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, तो इसको इंटीग्रेट करने में तो आपको डेल्टा q मिलेगा या q मिलेगा? सिर्फ क्या मिलेगा? q, दैट इज उस रास्ते की ओवरऑल हीट मिलेगी। आई बात समझ में? इसको आप ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अभी हम आगे कैलकुलेशंस में काम मिलेंगे, तब मैं इसको बार बार रिवाइज भी करता रहूंगा। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आप देख लो, समझ लो, फिर हम जैसे से यूज करेंगे ये आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। क्लियर? कॉपी करो। तो देखो,
स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होते हैं, डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल डिस्कस कर लिए, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लिए। अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, दिमाग लगाना, सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करना, ठीक। वैसे मुझे पता है आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे, बट स्टिल ऐसे ही पूछ रहा हूं, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना, बिना मतलब ऐसे मत सोचना कि मन में फील आ रही है इसलिए बोल दिया, है ना, सोच समझ के बोलना। आपने भी सीखा कि आपके पास दो पाथ फंक्शन है, हीट एंड वर्क, ठीक। आपने एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी सीखी है, क्या होती है एक्सटेंसिव? डिपेंड करती है, और जो नहीं करती है हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव। हमने भी सीखा था, अभी सीखा आपने, बताओ एंथैल्पी कैसी प्रॉपर्टी है, इंटेंसिव है एक्सटेंसिव है? देखो पेज पलट के देखो, अब एक ही ऑप्शन बचता ना, इंटेंसिव में पेज पलटना है तो फिर एक्सटेंसिव होगी, है ना। इंटरनल एनर्जी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। एंट्रोपी कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, ठीक। तो बताओ हीट और वर्क ये एक्सटेंसिव होंगे इंटेंसिव होंगे, या दोनों में से एक एक्सटेंसिव होगा और दूसरा इंटेंसिव होगा? कौन? दोनों, क्यों? डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो क्यू प्लस डब्ल्यू एक्सटेंसिव हो गया फिर तो क्यू, मैं तो क्यू और डब्ल्यू की बात कर रहा हूँ अलग अलग। यू एक्सटेंसिव है ना, सिर्फ यू इज एक्सटेंसिव, डेल्टा यू के बारे में हम नहीं बोल सकते भी कुछ भी। कैसे? अच्छा चलो ठीक है, क्या एग्जांपल लूं मैं आपके सामने। ये एक बॉक्स है, ये एक दूसरा बॉक्स है, दोनों में सेम गैस है, इसमें 5 मोल है, इसमें 25 मोल है, ठीक। बताओ किस गैस का वर्क ज्यादा होगा, किस गैस में वर्क ज्यादा होगा? इस गैस में वर्क ज्यादा होगा, इस गैस में वर्क ज्यादा होगा? इसमें कैसे बताएं इसमें कितना वर्क होगा? वही मैं पूछ रहा हूं, क्या इस गैस के अंदर वर्क होगा, वर्क स्टोर्ड होगा इसके अंदर के? कोई सा भी वर्क, जैसे अच्छे से मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर कितना वर्क है? एनर्जी है, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रहा, मैं तो हीट और वर्क की बात कर रहा हूं। अरे तो मैं हूं, मेरे अंदर कितना वर्क है? 5 जूल, 50 जूल, 100 जूल, आप कैसे पता करोगे? बता सकते हो? मेरे में कितनी हीट है बता सकता है कोई? नहीं ना। देखो होता क्या है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैंने भी एक बुक भी देखी थी, उसमें भी दिया हुआ है, गलत है वो, ठीक है। आप सोचो मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर वर्क का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, जब तक मैं वर्क करूंगा नहीं तब तक वो पता नहीं लगेगा मेरे अंदर कितना वर्क है। मैंने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते 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 मर गया, और उसके बाद तो मैं वर्क कर ही नहीं सकता। जितना मेरी बॉडी वर्क कर सकती सारा वर्क उसने कर दिया। तो मेरे दौड़ना शुरू करने से मेरे मरने तक जितने वर्क मैंने किया, दैट इज वर्क। वो वर्क अपीयर हुआ कब? जब मैंने काम करना शुरू किया। वर्क किसी भी सिस्टम की, हीट और वर्क किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है। जैसे इस गैस के 5 मोल इसकी प्रॉपर्टी है, इस गैस की कुछ एंथैल्पी है, वो इसकी प्रॉपर्टी, वो इसके अंदर स्टोर्ड है। इस गैस की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी है, वो इसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन वर्क इसकी प्रॉपर्टी नहीं है। वर्क कब होगा? जब ये सिस्टम अपनी स्टेट को बदलेगा, जब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा, तब क्या करेगा? ये वर्क करेगा। तब क्या करेगा? ये हीट रिलीज करेगा या फिर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो हीट और वर्क किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है, तो हम उनको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। हीट और वर्क सिर्फ और सिर्फ तब अपीयर होते हैं जब सिस्टम काम करता है या फिर सिस्टम पर काम होता है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि ये एक सिलेंडर है
और ये एक पिस्टन इसके अंदर लगा हुआ है, यहाँ पर एक गैस है। अभी ये ऐसे कि ऐसे पिस्टन मूव नहीं कर रहा है, बताओ गैस पे कितना वर्क हो रहा है? कुछ नहीं, कोई वर्क नहीं है। अब मैंने इस पिस्टन को अंदर मूव कर दिया, तो अंदर मूव करते ही बताओ क्या गैस कंप्रेस होगी? गैस कंप्रेस होगी तो गैस के ऊपर वर्क हुआ है, ठीक। उस वर्क की वजह से हो सकता है गैस हीट रिलीज करे या फिर एब्जॉर्ब करे। जब ये गैस हीट रिलीज करेगी तो गैस यहां से कहां पर जाएगी बताओ? सराउंडिंग के अंदर। ये तो गया मेरा सिस्टम, ये क्या हो गई बताओ? सराउंडिंग। और ये चीज क्या हो गई? बाउंड्री। इसका मतलब हीट और वर्क एक प्रोसेस के दौरान अराइज होते हैं, प्रोसेस हो रही है उसके बीच में, उस प्रोसेस की वजह से हीट और वर्क जनरेट हुए, और वो अपीयर हमेशा कहां पर होंगे? बाउंड्री पर। वर्क हो रहा है तो वो आपको बाउंड्री पर दिखाई देगा, हीट रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है तो वो भी किसके थ्रू हो रही होगी? बाउंड्री के ऊपर हो रही होगी। तो आप ये ध्यान रखना, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। हीट और वर्क को आप एक्सटेंसिव इंटेंसिव नहीं बोल सकते हो। दूसरा, हीट और वर्क हमेशा कहां पर अपीयर होते हैं? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री पर अपीयर होते हैं। तो ये आप पॉइंट लिखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको आप जरूर ध्यान रखना। कभी भी हीट और वर्क को एक्सटेंसिव इंटेंसिव में डिफाइन मत कर देना। हो गया? चलो, तो ये बात हो गई हमारी कि अब बहुत सी चीजें हमने फिर डिस्कस कर ली, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज हीट वर्क आपकी प्रॉपर्टीज नहीं है। अब हम मूव कर रहे हैं, थोड़ा सा हम अलग टॉपिक के ऊपर चल रहे हैं। अब वो जरूरी है, वो आपने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा, हो सकता है आपको आता भी हो, लेकिन मैं थोड़ा बेसिक से पूरा लेकर चलता हूँ, इसलिए मैं उस टॉपिक को भी कवर करूंगा। अब हम बात करने वाले हीट कैपेसिटीज के बारे में। किसके बारे में? हीट कैपेसिटीज के बारे में। तीन तरह की हीट कैपेसिटी हम डिफाइन करेंगे। हीट कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और एक मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक। तो पहले तीनों को डिफाइन करते हैं, डिस्कस करते हैं, और फिर जो मेन चीज हमको डिस्कस करनी है उसके ऊपर हम लोग आते हैं, ठीक। तो देखो, हीट कैपेसिटी, ये मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, इसका सिंबल नहीं लिखा गया यहाँ पे, सिर्फ हीट कैपेसिटी को हम सी से डिनोट करते हैं। तो देखो, डिफाइन कैसे करते हैं? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। जरूरी नहीं 1 डिग्री सेल्सियस हो, 1 केल्विन भी हो सकता है। हम चेंज है, चेंज चाहे आप डिग्री सेल्सियस में लो चाहे केल्विन में लो, हमेशा क्या मिलेगा आपको? सेम। तो डेफिनेशन क्या कहना चाह रहे हैं वो समझने की कोशिश करना। सपोज मेरे पास ये एक ब्लॉक है या एक गैस है, कुछ भी मान लो, इसका टेम्परेचर मुझे dt अमाउंट से चेंज करना है, मान लो बढ़ाना है। इसका टेम्परेचर T था तो मुझे dt अमाउंट से इसका टेम्परेचर बढ़ाना है। बताओ इसका टेम्परेचर मैं बढ़ाऊंगा कैसे? इसको हीट देकर। तो मान लो dt टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मैंने इसको dq हीट सप्लाई की। थोड़ा लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हैं, लेट dq या dq या जैसे लिख लो, लेट ऐसे चलेगा, टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय dt, हीट रिक्वायर्ड इज dq, ठीक है। तो dt अमाउंट से इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए मुझे इसको कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ी? dq। तो अगर dt अमाउंट से बढ़ाने के लिए dq हीट दी है, सो टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, बताओ हीट रिक्वायर्ड कितनी होगी? dq अपॉन dt। और जो हीट 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए चाहिए होती है उसे तो हम लोग क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यानी यहां से आपने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बना लिया है। बताओ हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? हीट कैपेसिटी C, दैट इज कैपिटल C। बताओ किसके इक्वल होगी? dq अपॉन dt के इक्वल होगी। यही आज के बाद आपके लिए हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है कि C की वैल्यू किसके इक्वल होती है? dq अपॉन dt की। और ये इंपॉर्टेंट है, ये अपने काम में भी आएगा। और यहां तक समझ में आता है? कोई डाउट? अभी आप देखो, इसको आप उल्टा याद रखो।
अगर आपको हीट कैपेसिटी पता है तो आप उससे हीट कैलकुलेट कर सकते हो कि एक प्रोसेस के दौरान जब टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हुआ होगा तो सिस्टम ने कितनी हीट ली होगी या फिर कितनी हीट दी होगी। कैसे? अगर C इज इक्वल्स टू dq बाई dt है तो बताओ dq किसके इक्वल होगा? C इंटू dt होगा। बताओ Q पाथ फंक्शन है स्टेट फंक्शन? हीट पाथ फंक्शन है स्टेट फंक्शन? पाथ फंक्शन। तो अगर मैं इन दोनों को इंटीग्रेट करूं, इसको इंटीग्रेट करूंगा T1 से T2, बताओ एक पाथ फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा? उसकी ओवरऑल वैल्यू। तो बताओ dq को इंटीग्रेट करूं तो क्या मिलेगा मुझे? q, और q इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ c इंटू dt फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। समझ में आ रहा है? अब क्या हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं? तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको एक चीज देखनी होगी। यहां पर दो केस बनाएंगे हम ना। अब देखो, आप इनको रटो मत, आप समझते हुए चलो, ये सारी चीजें हम वापस से काम करते चलेंगे, है ना। तो अभी हम यहां तक पहुंच गए कि अगर आपको हीट कैपेसिटी पता है तो आप उससे ओवरऑल हीट एक्सचेंज निकाल सकते हो। अब हम बनाते हैं केस 1। इफ C दैट इज हीट कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही तो ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। C को बाहर निकाल लो, बताओ dt का इंटीग्रेशन क्या बनता है? T, उसकी लिमिट लगाओगे T2 माइनस T1 बनेगा। तो बताओ उस केस में हीट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C डेल्टा T या फिर C इंटू T2 माइनस T। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको हीट कैपेसिटी पता है तो उसको टेम्परेचर चेंज से मल्टीप्लाई करके आप ये निकाल सकते हो कि सिस्टम ने कितनी हीट ली होगी या फिर कितनी हीट दी होगी। लेकिन अगर C टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इफ C इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, तो बताओ क्या आप इस C को इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे? तो फिर आप हीट अगर कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे हम? T1 से T2 इंटीग्रेशन ऑफ C dt। तो जो C की डिपेंडेंसी है वो यहां पे रखो, इक्वेशन को इंटीग्रेट करो और आपको क्या मिल जाएगी? हीट मिल जाएगी। तो बस आप इसको याद मत रखो, मैंने बताया ऐसा होता है, आप बस इसको एज इट इज ध्यान रखो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ होगा। अगर हीट कैपेसिटी आपके पास है तो उसको डायरेक्ट टेम्परेचर चेंज से मल्टीप्लाई कर दो, आपको हीट एक्सचेंज मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो बात हुई हीट कैपेसिटी क्या होती है। चलो अब आप मुझे बताओ, ये हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगी इंटेंसिव? रटे हुए मत सोचना, याद है नहीं मुझे नहीं पता, मुझे तो सोचकर बताओ। मुझे आपको मुझे एक्सप्लेन भी करना है कि हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव होगी या इंटेंसिव। क्यों? टेम्परेचर को एक यूनिट से बढ़ाना है। अब अगर मास ज्यादा कर देंगे तो हीट भी कम देनी पड़ेगी। मास ज्यादा कर देंगे तो हीट कम क्यों देनी पड़ेगी? मास को आधा कर देंगे तो आधा कर देंगे तो अच्छा, हाँ सिंपल सी बात है। मैंने एग्जांपल भी दिया था पहले भी आपको, यहाँ पे भी आप देख लो। ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है। ये दूसरा ऑब्जेक्ट है सेम मटेरियल का, इसके टेम्परेचर को भी 1 डिग्री से बढ़ाना है। बताओ कहाँ ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? इसका मतलब इसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी? ज्यादा। यानी हीट कैपेसिटी साइज ऑफ सिस्टम पे डिपेंड करती है, ठीक। तो ये आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? हीट कैपेसिटी के बाद हम मूव करते हैं अपने अगले टर्म पर, जिसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये भी आपको मिलवा चुका हूं इससे। हीट कैपेसिटी है जो ये पावर फंक्शन स्टेट फंक्शन थोड़ा रिलेट कर सकते हैं? नहीं, इसको नहीं कर सकते। ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी ना सिस्टम के लिए, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है तो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगी, अदरवाइज तो फिक्स ही वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू नहीं चेंज होगी। चलो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? इसको आप स्मॉल एस से डिनोट करते हो। पहली चीज, ये आपके फिजिक्स में बहुत ज्यादा काम में आती है और इसको हम सिंपल बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी। हाँ, ये सिंपल यूं बोल दो, पर यूनिट मास। अगर आप हीट कैपेसिटी को
1 ग्राम के लिए डिफाइन कर दो तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर आप इसकी टेक्निकल डेफिनेशन सुनना चाहते हो तो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। ठीक, तो ऐसे नहीं करके हम तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C डिवाइडेड बाय M, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास होगा। अभी आपने पढ़ा, बताओ जो हीट कैपेसिटी C होती है वो किसके इक्वल होती है, dQ बाई dt के। समझ रहे हो? बताओ क्या आप यहां से dQ की वैल्यू निकाल सकते हो, ms dt, और ओवरऑल वैल्यू निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करोगे तो बताओ Q की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, ms डेल्टा t। समझ रहे हो बात को? तो अब डिफरेंस क्या था, इससे पहले आपने कौन सा टर्म पढ़ा था, हीट कैपेसिटी। बताओ जब हम हीट कैपेसिटी से हीट निकाल रहे थे तो फॉर्मूला क्या बन रहा था, C डेल्टा टी। बताओ यहां फॉर्मूला क्या बन रहा है, ms डेल्टा टी। ठीक है, आप ध्यान से देखो, जब ध्यान क्या रखना है, याद क्या रखना है, जब हीट कैपेसिटी दी है तो आपको मास की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डेल्टा डी से मल्टीप्लाई करो आपको हीट मिल जाएगी। जब आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है तो आपको मास से भी मल्टीप्लाई करना होगा। सही बात है। सेम ऐसे अपना थर्ड टर्म बनता है मोलर हीट कैपेसिटी, ये आप फिजिक्स में यूज करते हो मैक्सिमम टाइम्स, यहाँ पर भी हम यूज करेंगे जब हम आगे जाके एक टॉपिक पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर, तो वहां उसको यूज करेंगे, तब मैं आपको दोबारा रिकॉल भी करवाऊंगा। नेक्स्ट हम बात करें मोलर हीट कैपेसिटी Cm, इसको हम यहां पर सबसे ज्यादा काम में लेंगे, इसी के चक्कर में मैंने बाकी दो को डिफाइन किया है। तो मोलर हीट कैपेसिटी, बताओ नाम से पता लग रहा है क्या होगी मोलर हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। जब आप 1 मोल सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी लिखोगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, उसे ही हम क्या बोलेंगे, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी। तो बताओ मोलर हीट कैपेसिटी Cm का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हीट कैपेसिटी को आप किससे डिवाइड कर दो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स से। कर सकते हैं। बताओ C का फॉर्मूला क्या बना था, dQ बाई dt, तो क्या बन जाएगा dQ अपॉन n dt। बताओ क्या हम यहां से dQ की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो dQ किसके इक्वल बन जाएगा, nc dt। फिर से इंटीग्रेट करो, बताओ dQ का इंटीग्रेशन तो क्या मिलेगा आपको, Q, और इसका इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, nc डेल्टा t। ncm लिखो रादर इनको आप, cm स्टैंड्स फॉर मोलर, ncm डेल्टा t। तो यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, Q इज इक्वल्स टू ncm डेल्टा t। जब आपको मोलर हीट कैपेसिटी दी हुई है तो सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की या रिलीज की, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये 3 टर्म्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। अभी हमारे सबसे ज्यादा यही काम में आएगा, इसलिए हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। इनको हम आगे जब यूज करेंगे तो मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाऊंगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी इज हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल। जैसे सपोज आपको एक गैस की मोलर हीट कैपेसिटी पता है 5 जूल पर केल्विन पर मोल। मैंने बोला कि मैंने इस गैस का टेम्परेचर 20, इस गैस के 2 मोल का टेम्परेचर 20 डिग्री से बढ़ा दिया। बताओ मैंने कितनी हीट सप्लाई की होगी। तो Q का फॉर्मूला क्या बनेगा, NCM डेल्टा T। मोल्स कितने 2, Cm कितना 5, डेल्टा T कितना 20, कितना हो गया आंसर 200 जूल। इतनी हीट क्या की होगी, मैंने इस गैस को सप्लाई की। समझ में आई ना बात। तो जब भी हमें हीट निकालनी होगी हम मोलर हीट कैपेसिटी को यूज करेंगे। क्लियर, समझ में आता है, कोई डाउट। अब बताओ मोलर हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी है, सॉरी हीट कैपेसिटी कैसी प्रॉपर्टी थी, एक्सटेंसिव थी। बताओ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी होगी, इंटेंसिव। मोलर हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, इंटेंसिव। बात समझ में आती है। तो ये तो हुई बात कि हीट कैपेसिटी क्या होती है और कैसे अलग अलग हीट कैपेसिटीज को यूज करके हम सिस्टम को प्रोवाइड की गई हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये कि हम मोलर हीट कैपेसिटी को अब यहाँ पर पढ़ेंगे। ये आपको दिख रहा है ना Cm, इस मोलर हीट कैपेसिटी को हम 2 और पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं।
तो जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी होती है Cm, इसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक हम लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आपको याद आ गया होगा नाम इसका, आया कुछ? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको हम बोलते हैं सीपी। सीपी बोल लो या सीपीएम बोल लो, एम का मतलब होता है मोलर, तो मैं सिंपल सीपी बोला करूंगा। चलिए बताओ दूसरी कौन सी होगी? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और बताओ उससे हम किससे डिनोट करेंगे? सीपी। तो दो तरह की हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है, एक एट कांस्टेंट प्रेशर और दूसरी कहां पर होती है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी सीवी क्या होती है, सीपीसीवी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और फिर हम सीपीसीवी में रिलेशन निकालेंगे और हम एक टर्म डिफाइन करेंगे, इसको हम बोलते हैं गामा। पढ़ा है गामा? फिजिक्स में पढ़ा होगा गामा। गामा की वैल्यू किसके इक्वल होती है? सीपी अपॉन सीवी के। तो ये सब क्या होता है, कैसे हम किसी गैस के लिए सीपीसीवी कैलकुलेट करते हैं, वो सब हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लेक्चर में हमने वापस से कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स कवर किए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। अभी तो हम बेसिक टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं। तो आज हमने क्या क्या डिफाइन किया? आज हमने स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस की बात की कि स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, स्टेट फंक्शन सिर्फ स्टेट पर डिपेंड करता है, हम जनरली उसकी वैल्यू में क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज। पाथ फंक्शन की अगर हम बात करें तो पाथ फंक्शन पाथ पर डिपेंड करते हैं। ये भी हमने सीखा कि दो पॉइंट के बीच में एक पाथ फंक्शन की वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, ठीक, वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती है। दूसरा, हमारे दो इंपॉर्टेंट पाथ फंक्शन कौन थे? हीट एंड वर्क। ठीक है, तो हीट एंड वर्क के बारे में डिटेल में हम आगे और बात करेंगे, अभी तो हमने सिर्फ नाम सुना है। जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई, हीट और वर्क को हम एक्सटेंसिव या इंटेंसिव कैटेगरी में नहीं डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक प्रोसेस के दौरान अराइज होते हैं और उसी के दौरान क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं, और हमेशा कहां पर दिखाई देते हैं? बाउंड्री पर दिखाई देते हैं। उसके बाद हमने बात की तीन तरह की हीट कैपेसिटी की, जहां पर मैंने आपको फॉर्मूले सिखाया कि अगर आपको सिर्फ हीट कैपेसिटी दी है तो आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करके हीट निकाल सकते हो। आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है तो आप मास से मल्टीप्लाई करोगे ms डेल्टा टी। अगर आपको मोलर हीट कैपेसिटी दी है तो हीट कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे? NCM डेल्टा टी। बाकी हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास।